हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और इस वीडियो में हम जो सोंदमाटी पुस्तक है जेएसएससी के सिलेबस में, तो सोंदमाटी पुस्तक में टोटल 10 कहानी है। 10 कहानी में से आज हम पहला कहानी को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा उबार कहानी। इससे पहले जेएसएससी के द्वारा जो भी सिलेबस में मेंशन है खोटा भाषा एवं साहित्य में, तो उसमें से हमने छैहर पुस्तकों में जितने भी कहानी शामिल था 10 कहानी, तो सभी को हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम दूसरा पुस्तक उठा रहे हैं और यह है सोंदमाटी। और सोंदमाटी के एक एक कहानियों को हम हिंदी के माध्यम से समझ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उबार कहानी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सोंदमाटी पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक कौन है, तो यह है डॉक्टर विनोद कुमार। और सोंदमाटी जो पुस्तक है तो इसमें भी टोटल 10 कहानी है। और पहला कहानी कौन सा है, तो ये है उबार। तो ये क्रमवार जो है आपको याद रखना है, पूरा सीक्वेंस में ही याद रखिएगा कि पहला कहानी उबार है। तो उबार कहानी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सोंदमाटी जो पुस्तक है तो इसका प्रकाशन पहली बार हुआ था 1990 में, और 2017 में इसको दूसरा बार प्रकाशित किया गया था। और इसका प्रकाशक कौन है, तो इसका प्रकाशक है आदिवासी कल्याण अकादमी बिहार सरकार रांची। 1990 में तो झारखंड बना ही नहीं था, बिहार का भाग था, यानी कि यहाँ पे बिहार सरकार था। तो इसी के कारण से ये इसका प्रकाशक है आदिवासी कल्याण अकादमी बिहार सरकार रांची। और इसका मुद्रक कौन है, तो इसका जो मुद्रक है वो है अन्नपूर्णा प्रेस एंड प्रोसेस रांची। ठीक है, तो बस याद रखिए कि मुद्रक का नाम है अन्नपूर्णा प्रेस। और प्रकाशक तो हो ही गया, प्रकाशन वगैरह सब चीज़ हमने देख लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं उबार कहानी के बारे में। तो उबार कहानी देखिए, उबार कहानी की अगर हम बात करें तो खोटा भाषा एवं साहित्य जो है तो उसके प्रत्येक कहानी को हम हिंदी के माध्यम से समझ रहे हैं। और इसी के जरिए एक बेहतरीन ई बुक जो है तैयार किया जा रहा है। तो इस ई बुक को आप बाई कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम जो चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, तो उसको ज्वाइन कर लें। और नहीं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। जब भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा ई बुक खोटा भाषा एवं साहित्य का, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें सरकारी लाइब्रेरी। देखिए, अगर हम उबार कहानी की बात करें, सबसे पहले ये उबार का मतलब क्या है। उबार का मतलब होता है ना, किसी का ज़िंदगी को उबार देना, यानी कि उद्धार कर देना या उबारना। तो यही है, उबारना होता है ना, किसी का जो जीवन होता है तो उसको उज्ज्वल कर देना, उबार देना या उद्धार कर देना। तो उसी को यहाँ पे उबार खोटा भाषा में कहा गया है। तो पहला कहानी जो है उबार है। अब ये जो कहानी है उबार, तो इसका जो मुख्य पात्र है वो है झबरू। झबरू जो है उबार कहानी में ये एक गरीब किसान है। ठीक है, गरीब किसान है झबरू। और झबरू के टोटल इस कहानी में 3 बच्चे हैं। और 3 बच्चों में जो पहला जो लड़का है तो वो है बिहारी, और इसकी 2 बेटी है, एक है पर्वतिया और दूसरी जो बेटी है वो है सुगिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहानी घूमेगा पूरा इन्हीं दोनों के बीच में घूमने वाला है। झबरू जो कि किसान है और उसका बेटा का नाम है बिहारी। लेकिन याद रखना है कि इसके 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़की। लड़कियों का नाम क्या है, मतलब 2 बेटी जो है उनका नाम है, एक है पर्वतिया और एक है सुगिया। और जो लड़का का नाम है वो है बिहारी। और बिहारी जो है तो वो पढ़ने में बहुत तेज है। इस कहानी में बिहारी को एक तेज स्टूडेंट के रूप में इसका चित्रण किया गया है। और इस कहानी के अन्य पात्रों का नाम भी याद रखना है, जैसे कि गणेश बाबू एक हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक कुम्हार का वर्णन है, तिलका कुम्हार हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा बुधना हो जाएगा, और महेश हो जाएगा, और बीरू हो जाएगा। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है। मुख्य पात्र कहानी का तो झबरू हो जाएगा जो कि गरीब किसान है, और उसका बच्चा का नाम बिहारी है। इन्हीं दोनों के बारे में ज़्यादा वर्णन है कहानी में। और अन्य पात्र में से गणेश बाबू, तिलका कुम्हार, बुधना, महेश और बीरू, ये सब है इस कहानी में। तो देखिए, ये कहानी शुरू होता है, जो ये झबरू किसान है तो उसका बेटा है बिहारी। और बिहारी जो है तो ये बचपन से ही बहुत पढ़ने में तेज है। और इस कहानी में बिहारी का दादी का भी जिक्र हुआ है। बिहारी की जो दादी है, यानी कि झबरू की माँ, झबरू की जो माँ है तो वो बिहारी की दादी हुई। और इस कहानी में दादी को आजी कहा गया है। तो खोटा भाषा में याद रखिएगा कि जो दादी है तो उसको आजी कहा जाता है खोटा भाषा में। तो यहाँ पे बिहारी की जो आजी है यानी कि दादी,
तो उसका दादी जो है तो बचपन काहे कि बिहारी जो है वो बचपन से पढ़ने में बहुत तेज है, तो उसका दादी का सपना रहता है, सपना यानी कि आशीष, आशीष यानी कि आशीर्वाद देती है बिहारी को बचपन से ही कि बिहारी बड़ा होके जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। तो ये उसका दादी का सपना रहता है और ये आशीर्वाद भी देती है बिहारी को बचपन से ही कि बिहारी जो है तो वो बड़ा होके एक पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। ऐसा किसका सपना था? तो उसका दादी का सपना था, बिहारी का दादी का। तो बिहारी जो है तो बिहारी की दादी का क्या सपना था? बिहारी की दादी का सपना था कि बिहारी बड़ा होके पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। और बिहारी जो है जो कि झबरू का बेटा है तो वो पढ़ने में बहुत तेज था, और जब वो मैट्रिक के एग्ज़ाम देता है तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाता है। और फर्स्ट डिवीज़न से पास होने के बाद जाहिर सी बात है उसका उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए उसका दूसरा कॉलेज में एडमिशन करवाना होगा। लेकिन जो झबरू रहता है तो वो बहुत ही गरीब किसान रहता है, उसका आर्थिक स्थिति इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि वो अपना बच्चा को मतलब कि बिहारी का एडमिशन कोई अच्छे कॉलेज में करवा पाए। तो झबरू गरीब किसान है तो वो अच्छा कॉलेज में अपना लड़का यानी कि बिहारी का एडमिशन नहीं करवा पाता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 2 साल गुजर जाते हैं, यानी कि मैट्रिक का परीक्षा दिए हुए 2 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक बिहारी का एडमिशन जो है अच्छे कॉलेज में उसका पिता झबरू नहीं करवा पाता है। और झबरू के पास जो है उसे पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं थे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाता है। लेकिन वो बिहारी जो है तो बिहारी को हमेशा सांत्वना देता रहता है कि अगले साल जो है उसका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इस साल जो है तो वो जो भी खेती कर रहा है तो उससे कुछ अच्छा इनकम होगा, उसके पास पैसे आएंगे उस खेती से, और उस पैसे को लगा करके अगले साल एडमिशन करवा देगा। ऐसा हमेशा मतलब कि झबरू अपने पुत्र बिहारी को कहता रहता है। लेकिन 2 साल बीत गए हैं लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है एडमिशन करवाने के लिए झबरू के पास। ये अक्सर जो है गाँवों में देखा जाता है, इस तरह का परिस्थिति जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इस कहानी में भी वही परिस्थिति है कि बिहारी पढ़ने में तो बहुत तेज है, लेकिन उसका परिवार का आर्थिक स्थिति, उसके पिता का आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं है कि वो मतलब कि वो अपने पुत्र को अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा पाए। और जो गांव वाले हैं तो गांव वाले भी जो है जलते हैं झबरू से, और उसका बेटा क्या कि बिहारी पढ़ने में बहुत तेज है और गांव वालों को लगता है कि अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो उसका दादी तो पहले से ही तैयार है, उसको हमेशा मोटिवेट करते रहती है कि बिहारी बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। तो गाँव वाले पूरा जलते हैं झबरू और उसके बेटा से कि कहीं वो पढ़ लिख लिया तो बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा, तो हम मतलब कि पूरे गांव वालों से आगे निकल जाएगा। तो इस कारण से पूरा गांव वाला जो है झबरू और उसका बेटा से जलता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि जो बिहारी है तो वो पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। और इसी कारण क्या करता है जो गाँव वाले हैं, तो गाँव वालों में से एक का नाम आता है गणेश बाबू। जो ये गणेश बाबू है, एक दिन क्या होता है देखिए, जो गणेश बाबू है और यहाँ पे महेश है और ये बीरू है, इन तीनों का जो रोल है तो वो नकारात्मक है इस कहानी में। मतलब कि ये गुंडा का रोल में है, मान सकते हैं। गुंडा का रोल क्यों है? क्योंकि ये कभी नहीं चाहते हैं कि जो बिहारी है तो वो पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। और इसी के कारण ये लोग मिल के जो है बिहारी के मतलब कि जो पिता हैं झबरू, तो झबरू को जो है एक जुर्म में फंसा देते हैं। और ये जुर्म कौन सा था? तो ये जुर्म था, एक मिनट, एक गलत टाइपिंग हो गया है। जो गांव वाले हैं तो वो झबरू को झूठे आरोप में फंसा देते हैं कि जो झबरू है तो झबरू ने गणेश बाबू के खेतों को चरा दिया है। यानी कि जो झबरू के जो मवेशी हैं, गांव में क्या होता है, जो बैल वगैरह होता है तो उनको बरद कहा जाता है खोटा भाषा में। तो झबरू जो उसके पास जो बरद हैं, मतलब कि जिससे वो हल जोतता है बैलों से, तो उन बैलों को गणेश बाबू के खेत में छोड़ दिया था। और ये वो बैल जो क्या किए हैं, गणेश बाबू के पूरा खेतों को मतलब कि खा गए हैं, चर गए हैं। ठीक है, तो गणेश बाबू के खेतों में जो है झबरू ने बैल छोड़ दिया था, ऐसा गांव वालों ने कह के झबरू को फंसा दिया झूठे इल्ज़ाम में। और इसी के कारण से जो है पंचायत का बैठक होता है और उस पंचायत के द्वारा झबरू को दोषी ठहरा दिया जाता है कि हाँ, झबरू ने ही गणेश बाबू के खेतों में जो है अपना बैल वगैरह छोड़ दिया था।
तो और इस तरह से झबरू को फंसा दिया जाता है और पंचायत के द्वारा जो है 200 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है झबरू पे। और जब 200 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है झबरू पे, तो पहले ही झबरू जो है वो गरीब किसान है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने पुत्र का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा पाए, तो वो जुर्माना 200 रुपया कहाँ से भरेगा। अब ऐसा कंडीशन आ गया, इतना ख़राब परिस्थिति आ गया झबरू के पास कि वो क्या करेगा, जुर्माना भरने के लिए वो अपने घर को बेच देता है। और घर को बेचने के बाद जो है उसको 500 रुपया का आमदनी होता है। तो ऐसा परिस्थिति आ गया कि उसे झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है और फंसाने के बाद जो है 500 रुपया का 200 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है। और उस जुर्माना को चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, जिसके कारण झबरू जो है तो वो अपना घर को बेच देगा। और घर को बेचने से जो है उसे टोटल 500 रुपया मिलेगा। और उस 500 रुपया में जो उस पर जो जुर्माना लगाया गया था 200 रुपया का, तो 200 रुपया जुर्माना के रूप में उस 500 से देगा। और जो 300 रुपया बचा, तो 300 रुपया जो है अपना बेटे का पढ़ाई में खर्च करेगा। तो इस तरह से उसको घर बेचना पड़ जाता है। और घर बेचने के बाद 200 रुपया जो है घर बेचने से जो आमदनी होता है, तो उससे वो जुर्माना भी चुकाता है और 300 रुपया अपना बेटा का पढ़ाई में खर्च करता है। और इस तरह से उसका जो बेटा है तो उसका कॉलेज में एडमिशन करवाता है। और 3 साल बाद उसका बेटा जो है तो वो बीए पास कर जाता है, प्रथम डिवीज़न से पास हो जाता है। उस टाइम पे जो फर्स्ट डिवीज़न होता था तो उसका भी बहुत सम्मानित ओहदा होता था सोसाइटी में। आज भले ही जो फर्स्ट डिवीज़न है तो उसको सम्मानित नज़र से न देखा जाता हो, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अब उतना अच्छा रहा नहीं। लेकिन उस टाइम पे 1990 के दशक में अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो फर्स्ट डिवीज़न होता था उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था। आज तो 90% ला के भी बच्चों के पास सिर्फ किताबी कीड़ा बने हुए हैं, एक्चुअल में जो नॉलेज है तो वो है ही नहीं। लेकिन पुराने ज़माने के आदमी से आप मिलिए तो उसके पास अभी भी बहुत सारा नॉलेज होता है। तो उस टाइम पे फर्स्ट डिवीज़न जो होता था तो वो बहुत मायने रखता था। तो उसका जो बेटा है तो वो बीए प्रथम डिवीज़न से पास करता है। और बीए पास होने के 3 महीने के बाद ही जो है जो उसका दादी का सपना था कि बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। और इस तरह से उसके पिता ने जो भी कष्ट किए तो उन सभी कष्टों का मतलब कि परिणाम देखिए कि उसका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और अपने पिता के सपनों को, अपने पिता के जो भी दुख था उन सभी का निवारण करता है पुलिस इंस्पेक्टर बन के। और अपना जो उसकी दादी थी तो दादी जो पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रही थी उसके बचपन से ही, तो दादी के सपनों को भी पूरा करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है और कहानी में यहाँ पे हमने झबरू के बारे में पूरा देख लिया, बिहारी के बारे में देख लिया, गणेश बाबू के बारे में देख लिया। यहाँ पे 2 नाम आ रहा है, महेश और बीरू। तो यहाँ पे देखिए जो महेश और बीरू है, तो गणेश बाबू के खेतों में जो बैल छोड़ा गया था, मतलब कि झबरू के जहाँ पे बैलों को रखा जाता था, तो झबरू के जो बैल थे तो झबरू के बैलों को गणेश बाबू के खेत में छोड़ा किसने था, तो ये महेश और बीरू ने छोड़ा था। यानी कि झबरू के घर से झबरू के बैलों को खोल दिया गया था महेश एवं बीरू के द्वारा, और उन्होंने ही गणेश बाबू के खेतों में उसके बैलों को घुसा दिया था चरने के लिए। तो ये महेश और बीरू ने फंसाया था झबरू को। किस तरह से? महेश और बीरू ने ही झबरू के बैलों को गणेश बाबू के खेतों में छोड़ा था, और गणेश बाबू ने देख लिया कि ये तो झबरू के बैल हैं, तो इस तरह से झबरू पे जुर्माना लगाया गया था। लेकिन फंसाया गया था किसके द्वारा? महेश एवं बीरू के द्वारा। और यहाँ पे और 2 नाम है, एक है तिलका कुम्हार और एक है बुधना। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी याद रखिए कि ये जो तिलका कुम्हार है तो ये इस कहानी में इसका जिक्र किस लिए आया है। तो गणेश देखिए, जो झबरू है, झबरू का जो बेटा बिहारी है, तो बिहारी ये पढ़ने में बहुत तेज है। तो एक दिन क्या होता है, जो तिलका कुम्हार है, तो तिलका कुम्हार के घर में मतलब कि बच्चे का जन्म होता है, तो वहाँ पे छठियारी होता है। ठीक है, बच्चे का जन्म पे जो रीति रिवाज होता है ना 5-6 दिन का, तो उसको छठियारी कहा जाता है।
तो उसी छठियारी के दौरान गणेश बाबू जो है तिलका कुम्हार के घर में हजामत यानी कि दाढ़ी वगैरह बनाने जाते हैं। तो वहीं पे गणेश बाबू का भेंट हो जाता है झबरू से तिलका कुम्हार के घर में जो छठियारी हो रहा था वहीं पे। और उसी दौरान जो है ये गणेश बाबू बिहारी के बारे में खूब तारीफ करता है झबरू से। तो तिलका मांझी का इसी तरह से यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहीं भी तिलका कुम्हार के घर में जो छठियारी था वहीं पे गणेश बाबू और झबरू मिले थे, जहाँ पे गणेश बाबू ने बिहारी के बारे में खूब तारीफ किया था कि झबरू तुम तो किस्मत वाला हो, तुम्हारा बेटा बहुत पढ़ने में तेज है, गांव में ऐसा कोई नहीं है। तो बिहारी के बारे में गणेश बाबू ने ऐसा मतलब कि तारीफ किया था झबरू के पास, कहाँ पे, तिलका कुमार के घर में जो छठियारी था वहीं पे। और यहाँ पे जो और एक व्यक्ति का जिक्र आया है बुधना। तो ये बुधना कौन है, तो इसके बारे में भी देख लीजिए कि बुधना कौन है। तो ये जो झबरू है, तो झबरू का जो खेत था तो उसी के खेत के बगल वाला जो खेत था वो था बुधना का। तो वो झबरू और बुधना हमेशा साथ में बैलों को चराया करते थे, तो इसी के कारण से यहाँ पे बुधना का भी जिक्र आया है। ठीक है, तो ये सारा नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसका किसका इस कहानी में क्या क्या रोल था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो का जो शॉर्ट समरी है तो ये आपको पसंद आया होगा। तो इसके जो सवाल हैं तो उनको भी हम जब पूरा थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे तो सवालों को भी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सवाल भी है, और ये सवाल जो है तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। जिस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं कि कितना स्कोर किया है, तो उसी रूप में आपको MCQ के फॉर्मेट में ये ऑब्जेक्टिव भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा 15 नवंबर से। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लें, मात्र बहुत ही कम रुपये में जो है आपको ये पूरा ईबुक मिल जाएगा खोटा भाषा एवं साहित्य का हिंदी भाषा में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।